दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के एक बार फिर से चर्चा गर्मा चुका है, चर्चा तेज हो चुका है और इसके पीछे दो मुख्य घटनाक्रम हैं जिसके वजह से ये चर्चा फिर से गर्मा गया है और इस पर विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी से लेकर के और अखिलेश यादव तक सभी लोग हमलावर हैं और इस मुद्दे को एक बार फिर से ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि एलोन मस्क, दुनिया में कौन नहीं जानता है इस नाम को, जो कि एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं, तकनीक की जानकारी इनको बहुत है और तमाम तरह की चीज़ें ये करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एलोन मस्क ने ये कहा कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस while small is still too high। इनका साफ साफ ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसको हटा देना चाहिए, जो ईवीएम है इसको हटा देना चाहिए और इसके जो हैक करने का जो रिस्क है ना, वो इंसान के द्वारा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से इसको हैक करने का जो रिस्क है वो बहुत हाई है, कम है लेकिन बहुत हाई है। इसके बाद एक और रिपोर्ट छपी, ये तो एलोन मस्क का ट्वीट है जो कि ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में विपक्ष के तमाम नेता काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं। लेकिन भारत में इस चीज़ को लेकर क्यों हड़कंप मच गई और क्यों इसकी चर्चा तेज हो गई है ना, उसके पीछे जो घटना है वो महाराष्ट्र से है, मुंबई से है। दरअसल मुंबई का जो नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट है वहाँ पर एक तरीके का फ्रॉड किया गया है ईवीएम को लेकर के और फ्रॉड करके एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार है यानी कि मोदी जी का जो उम्मीदवार है उसको सिर्फ 48 वोटों से जिताया गया है। पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट है मुंबई का, वहाँ पर जो मुकाबला था सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया अलायंस का था। वहाँ पर एनडीए के तरफ से जो प्रत्याशी थे उनका नाम रविंद्र वायकर है और ये एकनाथ जो शिंदे हैं उनकी पार्टी का ये नेता थे। दूसरे तरफ जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी थे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से रिलेटेड है और उनका नाम अमोल कीर्तिकर है। ये दो लोग थे। जब काउंटिंग चल रही थी वहाँ पर, तो काउंटिंग के दौरान जो अमोल कीर्तिकर हैं ये काफ़ी आगे चल रहे थे और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर रिकाउंटिंग का अप्लाई किया गया एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा और जब रिकाउंटिंग हुआ तो रिकाउंटिंग के पश्चात बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से और बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से अमोल कीर्तिकर जो कि पहले जीत रहे थे उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया और जो रविंद्र वायकर हैं जो कि मोदी जी के प्रत्याशी थे इनको मात्र 48 वोट से जीत दे दी गई, इनको विजयी उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया। अब इसके पीछे जीत तो हो गई, 48 वोट से हो चाहे 8000 वोट से हो चाहे 8 लाख से हो, है ना, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है, संदेह पैदा हुआ। उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि ये जो भाई साहब हैं रविंद्र वायकर, इनके एक रिश्तेदार बताए जाते हैं मंगेश पांडिलकर और ये कहा जाता है कि ईवीएम जो मशीन थी उसके जो अनलॉक करने के लिए ओटीपी जो आ रहा था वो इनके रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर के फ़ोन पे जा रहा था। कहने का मतलब क्या है कि मंगेश पांडिलकर का जो फ़ोन था वो कहीं ना कहीं ईवीएम से कनेक्टेड था। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा संदेह यहीं पर उत्पन्न होता है कि ये सब चीज़ें कैसे अलाउड है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका साफ साफ गाइडलाइंस है। हम लोग एज ए वोटर जब वोट करने जाते हैं तो वहाँ भी हमें मोबाइल फ़ोन लेकर के जाने की अनुमति नहीं होती है। जो काउंटिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ भी किसी भी तरीके का इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल वगैरह है, उसको ले जाने का परमिशन नहीं होता है, अलाउड नहीं किया जाता है। फिर ये कैसे हो गया कि एक व्यक्ति जो कि उसका रिश्तेदार है उसका फ़ोन मोबाइल से कनेक्ट है? क्या ये धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न नहीं करता है? क्या ये धोखाधड़ी की ओर संकेत नहीं करता है? बिल्कुल ये चीज़ करता है और इसी से ये चीज़ पुख्ता होती है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन्स के अंदर
गड़बड़ी की गई है। और ये इकलौता एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरीके के हिंदुस्तान में पूरे राज्य के अंदर अलग अलग जगहों से इस तरीके की सूचनाएं निकल करके आई थी। काउंटिंग के दौरान ही कहीं बिजली गुल करके कुछ कर लिया गया, कहीं कुछ करके किया गया, और बहुत ही थोड़े थोड़े मार्जिन से, बहुत ही कम कम मार्जिन से वहाँ पर मोदी जी का जो अलायंस है या मोदी जी की जो पार्टी है उसके उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। अब इस चीज़ को लेकर के जब ये चीज़ सामने आई तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर मैं 2 लोगों का ट्वीट दिखाएंगे और इसके बाद आगे इसमें और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक जो अखिलेश यादव हैं उनका ट्वीट आप देख लीजिए, फिर राहुल गांधी का ट्वीट हम यहाँ पर दिखाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, इनका इशारा एलन मस्क की ओर है, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं, ये अखिलेश यादव का कहना है। इसके बाद मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाना चाहूँगा। इन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है कि ईवीएम इन इंडिया आर ए ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटनाइज them. Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process. Democracy ends up becoming a sham and prone to fraud when institutions are lack accountability. कहने का मतलब इनका ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस देश में जो ईवीएम है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है ना, और ब्लैक बॉक्स की तरह इन्होंने इसलिए कहा है जिसकी कि जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, में हिंदी उसका अनुवाद बता रहा हूँ, हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है, चुनाव आयोग की जो कार्य करने के तरीके हैं उस पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और इस चुनाव के दौरान जितनी चर्चा मुद्दों की हुई उतनी ही चर्चा चुनाव आयोग की भी हुई और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भी हुई। तो वही इनका कहना है कि जब संस्थाओं में जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसकी कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। बहुत ही सीरियस बात यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से की है। अब जब यह मामला प्रकाश में आया, लाइट में आया, तो वहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी थी वंदना सूर्यवंशी, उनका नाम बताया जाता है, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 3-4 बड़े ही मोटे तौर पर बहुत ही प्रमुख बातें उन्होंने कही है, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1 क्या कहती हैं कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है, स्टैंड लोन है, मतलब वो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता है, जबकि ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। अगली बात वो क्या कहती है कि ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टेक्नोक्रेट है, जिसको तकनीकी की जितनी बारीकियां पता है, एलन मस्क, वो व्यक्ति कहता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन ये जो निर्वाचन अधिकारी है वंदना सूर्यवंशी, इनका कहना है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। आप किसकी बात को सही मानेंगे ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगली चीज़ जो इन्होंने कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक तरीके से जो अखबार, जो मिड डे अखबार है जिसने कि इसकी रिपोर्टिंग की है और रिपोर्ट छापा है, उसको एक तरीके से धमकाया गया है। और इन्होंने कहा कि मिड डे अखबार को आईपीसी की धारा 499 और 505 के तहत मानहानि और झूठा खबर फैलाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जबकि ये जो निर्वाचन अधिकारी हैं, ये वहाँ पर जो ईवीएम जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरे का रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आई बात? ये कहते हैं अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तब हम दिखाएंगे, जबकि चुनाव आयोग जो उसका काम है कि एक ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव को संपन्न कराना, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जनता के भरोसे को बनाए रखना, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लेकिन ये जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे कहती हैं कि हम नहीं दिखाएंगे भैया, आपको
जो कैमरा है, जो सीसीटीवी कैमरा है, जो फुटेज है, उसको हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये जो बात है ये इस पूरे ईवीएम के घटनाक्रम को लेकर के है। लेकिन जिस तरीके के वहाँ पर जो गड़बड़ी देखने को मिली है ना, उससे ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि इसकी तहकीकात की जानी चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए। और अगर निर्वाचन अधिकारी जो हैं ये तो सीधे तौर पर इनका ये तो एक तरीके से इनकार ही कर रही हैं कि नहीं भैया हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मामला ये कोर्ट में जाना है ना। चंडीगढ़ वाला जो मामला है, जिस तरीके से अनिल मसीह, ये वंदना सूर्यवंशी भी दूसरा अनिल मसीह साबित हो सकती हैं और कोर्ट की तरफ से इनको एक करारा तमाचा भी मिल सकता है, जिस तरीके की चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संदर्भ में हुआ था। यहाँ पर एक दो चीज़ें और है जिसका कि मैं जिक्र करना चाहूँगा। नंबर 1 कि जब भी पूरे देश भर में जब भी ईवीएम के संबंधित कोई गड़बड़ी की खबर बाहर आती है तो हर जगह से पूरे देश भर में कहीं से भी कोई ईवीएम गड़बड़ी आ जाए तो उसमें हमेशा फ़ायदा बीजेपी, भाजपा, मोदी को ही क्यों होता है ना। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने एक व्यंग कसा था कि ईवीएम जिंदा है कि नहीं है। तो यही कहूँगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी जी, ईवीएम जिंदा था, जिंदा है, और जब तक आप रहेंगे तब तक ईवीएम भी जिंदा रहेगा, है ना। और उसी का सबूत ये सब चीज़ें देखने को सामने आ रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब चीज़ें सामने दिख रही हैं, है ना। तो क्यों हर बार बीजेपी को ही उस गड़बड़ी का लाभ मिलता है? मशीन के अंदर जो गड़बड़ी होती है उसका लाभ कांग्रेस को क्यों नहीं मिलता है, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मिलता है, उसका लाभ देश की जो बाकी पार्टियां हैं आरजेडी को क्यों नहीं मिलता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं मिलता है, क्यों सिर्फ बीजेपी को ही मिलता है? और क्यों बीजेपी के नेता बार बार ईवीएम को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं? क्या इसके पीछे वजह है, क्या उनका हित है ईवीएम को लेकर के? ये चीज़ भी कहीं ना कहीं शक और संदेह को बहुत तेज करता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। आपको याद होगा ये वाकया, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे सब्यसाची दास, अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था। उस रिसर्च पेपर का जो टाइटल था उसमें डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये रिसर्च पेपर था। और इस रिसर्च पेपर के अंदर उन्होंने बताया था कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किस तरीके से ईवीएम के अंदर मैनिपुलेशन किया गया था, उसके साथ किस तरीके से छेड़छाड़ की गई थी, और उस छेड़छाड़ के माध्यम से ही 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को, बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। इस रिसर्च पेपर के वजह से जो सब्यसाची दास हैं उनको अपने नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि पूरी जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के छात्र, वहाँ की फैकल्टी सब्यसाची दास के पक्ष में थे। बावजूद इसके उनके ऊपर इतना दबाव बना, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर इतना बना कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये सब चीज़ें इस देश में हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमाम जगहों से इस तरह की रिपोर्ट आई कि किस तरीके से काउंटिंग के दौरान बिजली गुल हो गई, और बिजली जब आई तो रिजल्ट था वो एकदम उल्टा पुल्टा हो गया, है ना। बहुत कम मार्जिन से बीजेपी के, एनडीए के कैंडिडेट्स को जिता दिया गया। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आई, और इस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, महमूद प्राचा जैसे वकील हैं काबिल, जो कि सबूत इकट्ठा करके और कोर्ट में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। तो मुझे तो इस चीज़ का डाउट है, सच पूछिए, मेरा ये राय है कि जिस तरीके से हमने इस पूरे चुनाव को देखा, जो ग्राउंड पे, धरातल पे जो सिचुएशन था, उसको देख करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहीं नहीं ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी की 240 सीटें आने वाली है, क्योंकि हवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। और जब इनकी 240 सीट आई तो ये मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि ये 200 से भी नीचे आने वाले हैं, लेकिन 240 सीटें कैसे आ गई ये हमारे समझ से परे है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो 240 सीटें आई हैं उसमें इसी तरीके के फ्रॉड्स किए गए हैं। प्रशासन के मदद से जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके मदद से इस तरीके के कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके और अपने कैंडिडेट्स को जिताया गया है, और इसी तरीके से 240 सीटें नरेंद्र मोदी जी को आई है। तो क्या है,
जब दुनिया के बड़े से बड़े देश, दुनिया के कई देशों में ईवीएम मशीन बंद हो चुकी है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती है? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस वाले और अपोजिशन वाले ईवीएम करते रहते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे ईवीएम भाई? जब उसके ऊपर संदेह है, शंका है, तो उसको दूर करना क्यों नहीं ज़रूरी है, ताकि लोकतंत्र में जो चुनाव का प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रह सके। इसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो जो हमारे देश के निर्वाचन आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, जो कि अपनी घटिया किस्म की शायरी के लिए विख्यात हैं, वो इसके बारे में क्या कहेंगे, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी ने जितने भी चुनाव जीते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन्स हमेशा से संदेह के दायरे में रही है। और इस बार 2024 के चुनाव के अंदर विपक्ष इतना चौकन्ना था, एकदम हर कोई जो है एकदम अलर्ट मोड पर था, तब जा कर के ये हालत हुई है। तब जा कर के भी बहुत सारे जगहों से इस तरीके से अनियमितता और गड़बड़ी के रिपोर्ट्स निकल कर के सामने आए हैं, और इस तरीके के प्रूफ भी आ रहे हैं जो अभी महाराष्ट्र मुंबई से आया है। तो सरकार को क्या चाहिए, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको क्या चाहिए कि अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का शंका संदेह है तो उसको दूर करो, ताकि लोगों के तुम पर भरोसा रह सके, जो निर्वाचन की प्रक्रिया उस पर लोगों का भरोसा कायम रह सके। लेकिन नहीं, उल्टे यहाँ पर जो यहाँ की जो निर्वाचन अधिकारी है वंदना सूर्यवंशी, इन्होंने एक तरीके से उस अखबार के ऊपर ही मानहानि का मुकदमा करने की बात कह दिया और झूठी खबर फैलाने के आरोप लगा करके नोटिस भिजवा दिया। समझाई बात? तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कायम रहे, ये जिम्मेदारी देश का है। जो राजनेता हैं, जो उस कुर्सी पर बैठे हुए, उनकी है, और उसको हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।